खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। स्कीम 2 के पास कारों की जोरदार भिड़ंत में 6 हुए गंभीर रूप से घायल। एयरबैग खुलने से बची जान। स्कीम 10 और बानसूर के हैं निवासी। प्याज का भुगतान लेकर लौटते किसान का 1 लाख से भरा बैग हुआ पार। अग्रसेन सर्किल के समीप हुई वारदात। खाद्य निगम कर्मियों ने नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। बेमियादी धरने की भी दी चेतावनी। और लगातार पगमार्क मिलने के बावजूद राजर्षि कॉलेज में नहीं मिला पैंथर। आसपास के लोगों को बना खतरा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर के स्कीम 2 के समीप 2 कारों की जोरदार भिड़ंत में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें 1 साल की बालिका भी शामिल है। यह हादसा अम्बेडकर सर्किल और भगत सिंह चौराहे के बीच जय किशन कोठी के पास हुआ है। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कोतवाली के ASI सुनील कुमार के अनुसार वर्ना कार और चालक स्कीम 10 से अपने परिवार के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा था। वहीं स्कॉर्पियो सवार बानसूर से अलवर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी बीच दोनों कारों में जोरदार टक्कर हो गई। एयरबैग खुलने से इन लोगों की जान बच गई। हादसे के बाद सोमेश, सचिन, नीरज और अन्य जख्मी लोगों का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। एक वर्ना गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी वाले बानसूर के रहने वाले जो यहाँ किसी प्रोग्राम के लिए कहने के लिए आए, और ये वर्ना वाले अपने अलवर के स्कीम 10 के। तो ये स्कीम 10 से कोई आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए आई बताई थे। तो वहाँ इनका आपस में दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। अभी इतने ज़्यादा सीरियस नहीं, हालांकि दोनों पक्षों की चोट तो लगी है ही नहीं। दोनों गाड़ियों के एयरबैग खुल गए हाँ, हैं। दोनों गाड़ियों का स्कॉर्पियो में दारू काफी मात्रा नहीं, ऐसा कुछ अभी दारू का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक्सीडेंट गाड़ी में नुकसान काफी है। घायलों के क्या नाम है? घायलों का जो अपने यहाँ लोराल उसमें सोमेश है, उसकी पत्नी गुंजल और 1 साल की उसकी बच्ची है यशस्वी, और जो उस दूसरी गाड़ी में है उसमें एक आदि है, सचिन और नीरज। FCI मजदूर विकास यूनियन ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम अलवर के गेट पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही 10 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। यहां मौजूद सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि कई बार मांग के बावजूद सिंगल लेबर सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा। ऐसे में मजदूर सुबह आते हैं और शाम तक कई बार उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ वर्षों से ESI भी बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर तक रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक नारेबाजी की जाएगी। वहीं 10 दिसंबर को दिल्ली के 12 खंबा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। इस मौके पर यूनियन के उपाध्यक्ष मनीष सैनी ने सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। आगे हमारी ये है कि हमारे जो सिंगल लेबर सिस्टम है उसके बारे में है। सिंगल लेबर सिस्टम जो हमारे 2017 में अंडरटेकिंग फार्म भरवाए गए थे 2 बार, उन्होंने फार्म तो भरवा लिए गए, उस पर FCI ने कुछ सोचा नहीं है। उसमें हमारा भी एक केस चल रहा है LIT बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसमें भी LIT में जाके मैनेजमेंट जाके नहीं, उसमें डेट पे डेट ले लेती है आगे। मजदूरों को कोई आगे ऑर्डर पास नहीं कर रही है, उसमें डेट पे डेट ले लेती है FCI, जिसमें वकील भी बोलता है कि आज उसके वकील की भी तबीयत खराब हो गई। हमारी यूनियन को आगे डेट पे डेट दिया जा रहा है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारा सिंगल लेबर सिस्टम लागू कर दे, हम अन्यथा लागू नहीं करेंगे तो 10 तारीख को अनशन या 12 खंबा पर प्रदर्शन बहुत ज्यादा होगा। सर, हम लोग 2012 से लेकर आज तक मतलब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे मांग को पूरा कर दो। सिंगल लेबर सिस्टम है जो हमें लागू कर दो, कम से कम जीने का एक छोटा सा अधिकार मिल जाए, गारंटी बेज मिल जाए। अब हम लोग काम पे आते हैं, जिस दिन काम नहीं होता हम लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, 1 रुपया भी नहीं मिलता हम लोग को। इसलिए सरकार से चाहते हैं कम से कम मिनिमम गारंटी बेज हम लोग को लागू किया जाए कि हम लोग आते तो 500 रुपया तो घर से लेके जाए। जो हम लोग का ESI करता था वो ESI बंद कर दिया गया। आज भारत के कानून में है कि जहाँ भी 20 आदमी से ज़्यादा मजदूर काम करता है वहाँ पर ESI कटना चाहिए, और कटता है।
लेकिन हम 30-35 लेबर काम करते हैं, फिर भी कोई तरह की मेडिकल सुविधा नहीं है। ये सब मजदूर विरोधी नीति है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को पर ध्यान दे और हमारी मांग को पूरा कर दे। अलवर के राजर्षि कॉलेज में चौथे दिन भी पैंथर पकड़ से बाहर रहा। उसे फंसाने के लिए मेमने और मुर्गे का जाल बिछाया गया, लेकिन वन कर्मियों को सिर्फ पगमार की मिल रहे हैं। रेंजर सतीश नरूका के अनुसार यहां सरिस्का की टीम ने 7 कैमरे और 2 जाल लगाए हैं। बुधवार सुबह ताजा पगमार्क मिले और कॉलेज से लगते हुए फूलबाग के बाहरी क्षेत्र और खेतों में भी यह पगमार्क मिले हैं। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का क्षेत्र में छोड़े जाने की योजना है। सहायक वनपाल भीम सिंह ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। हम आर कॉलेज के पिछले वाले हिस्से को चेक करने के लिए आए थे, पगमार्क वगैरह। तो इसमें आने के और जाने के दोनों ही पगमार्क मिल रहे हैं। वापस आर कॉलेज से निकलता भी है बाहर और वापस भी अंदर जाने के निशानात पाए गए हैं। नर है मादा है सर? ये मादा पैंथर है। मादा पैंथर कितना बड़ा है, ये क्या है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 5 साल 6 साल के हिसाब से तो क्या पैरों लगता के है सर, निशान यहाँ परिवार भी रहता है फूलबाग के अंदर? हाँ, फूलबाग के अंदर अभी परिवारों को बताकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाहर जो खेती हो रही है उस खेती के किनारे किनारे भी घूमने के निशान मिले हैं। इसके खेत के अंदर भी निशान मिले हैं। कि सुबह जब आए हम लोग तो उसके फुटमार्क उसके पास में मिले थे, पिंजरों के आसपास में मिले थे, लेकिन संभवतः वो पिंजरों में नहीं हो पाया था। आसपास देखा है, बिल्कुल बाउंड्री के पास भी उसके फुटप्रिंट मिले हैं, पर जो ज़्यादातर उसका मूवमेंट है वो ये हनुमान जी के मंदिर के आसपास ही रहा है। उसके बाद में उसके जो टीम को हमने बाहर भी भेजा, इसके आसपास जो लगते हुए उसके जो बैग में कॉलेज के बैग में जो खाददारी ज़मीन है उस तरफ भी अभी स्टाफ गया है। वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है। उन्होंने बताया कि कुछ निशानात वहाँ भी मिले हैं, अभी वो ताज़ा हैं, कल के हैं, परसों के हैं। उन चीज़ों को वहाँ पर जब के हम लोग जाएंगे, अभी सस काफ़ी स्टाफ आएगा तभी बता पाएंगे। फूलबाग क्षेत्र की ओर ये पगमार्क मिल पाए हैं। आप फुटप्रिंट देखो, ये वन्य जीव है तो पूरी रात ही घूमता है, इधर उधर इसके निशानात तो मिलेंगे ही, लेकिन वो कल परसों के 2-3 दिन से यहाँ पर उसकी मूवमेंट बनी हुई है, तो वो चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि वो नाइट में कहाँ था। लेकिन अभी 2 सुबह जो हमने चेक करे हैं वो तो जो लास्ट नाइट की वो मेनली यही मिला है, उसका हनुमान मंदिर में के पास ही मिले हैं उसके सारे फुटप्रिंट। आने और जाने दोनों मिले हैं। हाँ, 4 दिन हुए अभी तक लेपर्ड पकड़ में नहीं आ पाया है। जहाँ जिस क्षेत्र में रेंज में बहुत से छात्र रोजाना आते जाते भी हैं, इनकी बचाव के लिए कितनी जल्दी उसको पकड़ में लाया जाएगा? देखिए पूरी कोशिश तो की जा रही है, कैमरा ट्रैप चारों तरफ लगा दिए गए हैं। हमारी टीम लगातार 24 घंटे यहाँ रह के मॉनिटरिंग कर ही रही है उसकी। प्लस का स्टाफ की भी मदद ली जा रही है। डीसीएफ साहब से बार बार जो भी निर्देश उनकी पालना की जा रही है। अंदर 2 पिंजरे लगवाए थे कल और आज भी लगाएंगे। उनकी जगह अभी उच्च अधिकारी आएंगे तो शायद उनको चेंज करना हो, कहाँ उनके जो निर्देश होंगे उनकी पालना में उनको चेंज करेंगे। स्कूल बस की टक्कर से रैनी क्षेत्र के रुंद का बास निवासी मनीराम मीणा की जान चली गई। वह दूध बेचने रामपुर जा रहा था। वहीं पुलिस ने रैनी चिकित्सालय में शव को रखवाया है। यह हादसा बावड़ी खेड़ा रेलवे अंडरपास के समीप सामने आया है। वहीं पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई आमीन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। रेलवे स्टेशन के पास में हुआ है, रामपुरा अंडरपास में, जो पता अनुसार। और मृतक था इसमें मनीराम मीणा जी, विश्राम मीणा है, 24 साल का, रौंद गवास का रहने वाला है। ये 200 जिले में पड़ता है। एक्सीडेंट किससे हुआ है? इसका मिनी बस से हुआ। स्कूल बस बताई? बस बताई उससे हुआ है। तो बस को लिया है, ड्राइवर को लिया है, वो थाने में खड़ी कर रखे, वास्तु शिक्षा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रही है। अलवर के अग्रसेन सर्किल के समीप एक किसान का रकम से भरा बैग पार हो गया। उसने एनएबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित भंवर सिंह यादव के अनुसार उसने अलवर मंडी में प्याज बेचने का भुगतान लिया था। अपनी बाइक पर वह 1 लाख से भरा बैग लेकर जा रहा था। बैग में कई जरूरी दस्तावेज भी रखे हुए थे, लेकिन उसकी नजर बचाकर अज्ञात चोर बैग पार करके ले गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं भंवर सिंह यादव, सन ऑफ श्री बिहारलाल यादव, ग्राम नसोपुर, पोस्ट बामोली, तहसील रामगढ़ का रहने वाला हूँ। ये प्याज, मैं प्याज मंडी में प्याज लाया था दिनांक 3 तारीख को। तो पिछले 4-5 दिन पहले 29 तारीख को प्याज लाया था। उसका पैसा 1 लाख रुपए बकाया पड़े थे। वो मैंने मंडी से लिए, करीबन 12:30 बजे की बात है, 12 साढ़े 12 के बीच में। तो लेके पैसे को मैं चला वहाँ से मंडी से, तो मोटरसाइकिल पे बैग लटका दिया
और बैग लटका के मैं स्टार्ट होकर चल दिया। फिर एक बाइक थोड़ी सी आगे आ गई, उसको मैं घुमाने लग गया एक हाथ से, तो बैग को उतार के ले गए, चोर ले गए। ना मंडी में सीसीटीवी कैमरा है ना क्या है उनका, मतलब पैसे ले गए? 1 लाख रुपए ले गए और 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए लिए था। वो पैसे थे अपने प्याज बेची? हाँ, प्याज के पैसे थे, वो 1 लाख रुपए दिए थे मेरे को, 1 लाख रुपए बैग में रखा था। अलवर के राजर्षि कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रमोट करने के बजाय फेल करने के मामले में आक्रोश जारी है। छात्र नेता अंकित गुर्जर और अभिषेक जायसवाल के अनुसार मामले का हल नहीं होने तक उन्होंने नंगे पैर रहने का संकल्प लिया है। साथ ही 3 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल की जाएगी। हमने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था गेट पे, जिसमें प्राचार्य जी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथियों को उठवा लिया गया था, जिसमें हमको शाम को 4-5 बजे छोड़ा। हमने प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसमें कि भाई आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे साथ ये किया। हमारा सबसे बड़ा जो वो है, जो प्राचार्य हमारा सब कुछ है, उससे हमने बहुत निवेदन किए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। 1.5 महीने पहले बच्चे फेल हुए, अब 1.5 महीने पहले बच्चे पास हुए, अब फेल हुए हैं, इनका क्या होगा, कुछ नहीं है। तो आज से मैं और मेरे साथी अभिषेक जायसवाल नंगे पैर घूमेंगे और 3 दिन का अल्टीमेट देते हैं प्राचार्य जी को। अगर 3 दिन में ये हमारे ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर तो हम भूख हड़ताल पे उतरेंगे। उधर प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार यह कार्य उनके हाथ में नहीं है, वहीं बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास इस तरह की अभी तक कोई खबर नहीं है, ना मुझे ये जो 2 छात्र आप बता रहे हैं कि जो नंगे पांव घूमेंगे या भूख हड़ताल करेंगे, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई उनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हम उन बच्चों से बुला के बात करेंगे। जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सारी प्रक्रिया चल रही है, तो हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि अनावश्यक इस तरह की कोई गतिविधि ना करें, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में अभी 18-19 तारीख को नेक का भी कार्यक्रम होना है, नेक विजिट होना है, तो हम लोग सभी उसमें बिजी चल रहे हैं। उसके बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। आप स्वयं भी देख रहे हैं पूरे महाविद्यालय में रेनोवेशन, रंग पेंट का, साफ सफाई का, जो भी हम नेक के हिसाब से करते हैं वो कार्य चल रहा है। तो ये 2-3 विद्यार्थी हैं जो इस तरह की गड़बड़ कर सकते हैं, तो हम उनको बुला के उनसे बातचीत करेंगे, जो भी यथासंभव होगा उनका समाधान करेंगे। देखिए, फेल करने की, पास करने की जो बात है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। जो एनईपी के नियम है उसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रक्रिया होती है। अभी कुछ बच्चों में संशय है कि एनईपी से पहले कुल मिला के 36 नंबर में विद्यार्थी पास हो जाता था, और वो तीनों टर्म टेस्ट, प्रैक्टिकल और एंड सेमेस्टर में 36 नंबर आने पर वो पास हो जाता था। एनईपी में अब ये इस तरह का प्रावधान कर दिया कि टर्म टेस्ट में अलग पास होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ेगा, सेमेस्टर एंड में अलग पास होना पड़ेगा, और उसके नंबर भी 36 की जगह 40 कर दिया। तो ये थोड़ा सा बच्चों में भ्रम है। इसके लिए मैंने हमारी गोपनीय शाखा में परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी बात की है कि बच्चों को ये मैसेज कन्वे करवाएं कि अब ये नियम हो गए एनईपी के अनुसार। हमारे स्टाफ को भी हमने निर्देशित किया है कि वो जब अपनी कक्षाओं में जाएं तो बच्चों को इस तरह के नियम बताएं कि अब एग्जाम पैटर्न बदल गया है, एनईपी के अनुसार एग्जाम होगा। हम इस तरह से बच्चों को कन्वे करने का भी काम कर रहे हैं। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने सब्जी बेच रहे एक व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल लाया गया है। घायल के परिजन मनोहर सिंह के अनुसार उसका भाई दिवाकरी में रहता है और सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है। मंगलवार रात उसे बक्तल की चौकी के पास बाइक सवार ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। सब्जी बेच रहे थे, पीछे से मोटरसाइकिल मारी तो फिर यहाँ तक इनको पहुंचा गया है। नाम क्या इनका? मदन सिंह। कितनी उम्र है? उम्र 45 साल। कहाँ के निवासी है? टोडा। टोडा कहाँ पड़ता है? देख तहसील में पड़ता है। प्रभु यीशु का जन्म दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर अलवर के सेंट एंड्रूज चर्च में अनेक कार्यक्रम होंगे। वहीं कार्यक्रमों की शुरुआत 8 दिसंबर को व्हाइट गिफ्ट संडे के साथ होगी। पादरी एरिक मसीह ने बताया कि इसके तहत सफेद लिफाफे में रखकर ईसाई समुदाय के लोग दान देते हैं। 15 दिसंबर की सुबह प्रार्थना होगी
और दोपहर में चर्च में सफाई अभियान चलेगा। 22 दिसंबर की शाम कैरोल सिंगिंग और 23 दिसंबर को चर्च में झांकी सजाने का कार्यक्रम है, जबकि 24 तारीख को क्रिसमस ट्री सजाया जाएगा और सांता क्लॉज बच्चों को उपहार बांटेंगे। इस दिन रात्रि 11 बजे विशेष प्रार्थना सभा होगी। रात 12 बजे यीशु के जन्म के समय घंटा बजाया जाएगा। साथ ही 25 दिसंबर को विशेष प्रार्थना सभा और प्रवचन सहित अनेक आयोजनों का दौर चलेगा। सबसे पहले मैं ATL चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चर्च के इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को आगे लाए। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करता हूं। जो हमारा क्रिसमस का पर्व है, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के उत्सव मनाया जाता है और तैयारियां 1 तारीख से इसमें होती हैं। और जो 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम है वो व्हाइट गिफ्ट संडे का है और इस दिन हम सफेद लिफाफे में घंटों को लेते हैं, जो प्रभु के काम में आता है उसको हम लेते हैं। लोग अधिक से अधिक उसमें हिस्सा लेते हैं और अपने आप को दान देते हैं। 15 तारीख को हमारी प्रभु की आराधना होगी और उसी दिन हम चर्च की जो सफाई भी करेंगे प्रभु के जन्म उत्सव के लिए। और उसके बाद 22 तारीख को हमारी कैरल सिंगिंग जो घर घर जाकर प्रभु की मनादी करती है, प्रभु के जन्म उत्सव के बारे में हम घर घर जाकर जो हमारे लोग हैं हम उनको बताते हैं कि प्रभु का जन्म हुआ है। और 22 तारीख को ही हमारी जो कैरल सिंगिंग है उसकी पूरी रात वो चलती है और 23 तारीख को हम चरनी सजाते हैं जो पीछे चर्च के पीछे की तरफ होती है। 24 तारीख को पहली बार हमारे चर्च में एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो संडे स्कूल टीचर्स के द्वारा होने जा रहा है, जो बच्चों के द्वारा होने जा रहा है। वो है क्रिसमस स्किट, यानी एक ड्रामा हम करेंगे और हम इस चीज को बताना चाह रहे हैं समाज को कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ सांता क्लॉज को जाना है कि सांता क्लॉज आते हैं, वो गिफ्ट देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह का है जो अपने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में आया ताकि हम बचाए जाएं। 25 तारीख को हमारी 10 बजे आराधना होगी। अलवर बस स्टैंड के स्मार्ट कार्ड काउंटर पर इंटरनेट से जुड़ी समस्या से शाखा प्रभारी और पास बनवाने आए लोग परेशान हैं। अलवर आगार पर यह काउंटर स्थित है। शाखा प्रभारी राजेश कुमार शर्मा के अनुसार दोनों आगारों का इकलौता काउंटर यहां काम कर रहा है। वर्कलोड बढ़ने के साथ ही यहां लगे कंप्यूटर आदि उपकरण पुराने हो चुके हैं। वहीं इंटरनेट बेहद धीमी गति से चलता है, जिससे स्मार्ट कार्ड बनाने में काफी समय लग जाता है। ये मुख्यालय के निर्देश के अनुसार 27/9/2024 को ऑर्डर नंबर 786 के तहत इनका मत्स्य और अलवर दोनों को भी लेकर के अलवर आगार स्मार्ट कार्ड साझा कर दिया गया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के, स्टूडेंट के पास और विकलांगों के पास और समस्त जो छूट की श्रेणी में आते हैं, MST वगैरह, मंथली पास वगैरह सारे यही बनाए जाते हैं। पूरे टोटल 13 तहसीलों के बनाए जाते हैं। बहरोड के इनको भी लेकर के पोर्टफोलियो में बनाए जा रहे हैं या ई-मित्र के माध्यम से भी अपलोड करके बनाया जा सकता है, जिससे यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। और हमने निगम प्रशासन को भी कह दिया गया है कि इंस्ट्रूमेंट पुराने हो गए, इनको नए बदलने की कृपा करें, कार्रवाई करवाई जाए। और जो नेट चल रहा है उसकी भी हमने लिखित में इनको सूचना मुख्यालय मुख्य प्रबंधक तथा निगम प्रशासन को दी गई है कि जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करा के। और ये 20 Mbps की स्पीड है। 20 Mbps की स्पीड में बहुत धीमा नेट चलता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है और हमको भी परेशानी होती है और भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, कम काम होता है। और इंस्ट्रूमेंट पुराने हो गए हैं, इनको नए के लिए निगम प्रशासन को हमने दे दिया। निगम प्रशासन से भी कह दिया गया है, उन्होंने इसके आखिरी कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया है। पशुपालन विभाग ने सर्दी के चलते पालतू जानवरों और मवेशियों को बचाने की गाइडलाइन जारी की है। अलवर पशु चिकित्सालय के चिकित्सक अनुज तोमर के अनुसार शीतलहर के चलते डिहाइड्रेशन, बुखार और डायरिया के अलावा गर्भपात की आशंका हो जाती है। साथ ही खुरपका और मुंहपका रोग होने की आशंका भी बढ़ जाती है। उन्होंने पशुओं को सूखी जगह में बांधने, दिन में धूप वाली जगह पर ले जाने और ताजा एवं गर्म आहार देने की सलाह दी है। जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है तो बाहर का जो तापमान है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, तो इसका इफेक्ट जो है हमारे पालतू पशुओं पे पड़ता है। तो हमें इसमें विशेष ध्यान इनका रखना होता है, अदरवाइज इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। और इस सीजन में कई बार जो खुरपका मुंहपका बीमारी है वो होना शुरू हो जाती है, तो इसका जो विभाग के द्वारा टीकाकरण करवाया जाता है उसके लिए अपने को रेगुलर जो समीपस्थ जो संस्था का कर्मचारी है उससे संपर्क करके टीकाकरण करवा लेना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में
शरीर को एक अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कैसा खाना देना पालतू चाहिए? पशुओं के लिए अपने को दाने की मात्रा जो है थोड़ा सा बढ़ा देनी चाहिए। पानी भी हमें गुनगुना करके पिलाना चाहिए। दूसरा, उसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं ताकि उसको ऊर्जा की भरपूर कोई कमी ना रहे और अपने शरीर के तापमान को वो कंट्रोल कर सके। और अच्छे से हमें कवर करके रखना चाहिए। रात के समय जैसे तापमान और कम हो जाता है तो उस टाइम कंबल वगैरह से हमें उसको कवर कर सकते हैं। बिछाने की जो जगह है वहाँ पे किसी तरह की कोई नमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे हम भूसा बिछा सकते हैं या राख डाल के हम वहाँ पे तापमान को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाजपा में फिलहाल सदस्यता अभियान जारी है और बूथ कमेटियों का गठन हुआ है। साथ ही मंडल और जिला स्तर के चुनाव होने हैं। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार भाजपा में कार्यकर्ता की पूछ है और बूथ अध्यक्ष होना गर्व की बात है। पार्टी के अधिकतर बड़े नेता किसी न किसी बूथ के अध्यक्ष बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बूथ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटी के साथ ही शक्ति केंद्र के सत्यापन सहित यह चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मंडल और जिला स्तर पर संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे। सर, प्रदेश में संगठन के चुनाव चल रहे हैं, तो 2 कार्यशालाएं भी हो चुकी हैं और सदस्यता अभियान भी लगभग पूरा हो गया है। अब संगठन का चुनाव किस तरह से होगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या जानकारी है? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में ही संगठनात्मक पर्व दिवस चल रहा है और यहाँ हम बूथ वाइज संगठन को खड़ा कर रखा, तो उसका सत्यापन भी हो रहा है और साथ साथ में उनका चुनाव भी किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ प्रदेश के और जिले के सीनियर कार्यकर्ताओं को एक एक मंडल पर लगाया गया। मुझे माचाड़ी लगाया गया, तो माचाड़ी के मेरे शक्ति केंद्र और बूथ के चुनाव में लगभग मेरे आज क्लियर हो जाएंगे, तो मैं जिलाध्यक्ष जी को मेरी सूची दे दूंगा और उसके बाद अग्रिम कार्य करने के लिए पेश कर देंगे। सर, बूथ स्तरीय जो कमेटी है उसके बाद फिर मंडलों के भी चुनाव होंगे? देखिए, पहले बूथ का होगा, शक्ति केंद्र होगा, फिर मंडलों का होगा, फिर जिलाध्यक्ष का भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ चुनाव प्रक्रिया के द्वारा और सबकी राय लेके सर्वसम्मति से तय किया जाता है। और ये एक प्रक्रिया अच्छी, इसमें कार्यकर्ताओं का एक रिव्यू होता है। कार्यकर्ता दोबारा से नियुक्त होकर आता है तो उसको एनर्जी मिलती है, कार्यकर्ता को मान सम्मान बढ़ता है। अभी कल प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है बूथ अध्यक्ष। जब बूथ अध्यक्ष हमारा शक्तिशाली है और उसका हम मान सम्मान करेंगे तो उसकी कार्य में गति आएगी और वो अपने जितने भी पन्ना प्रमुख हैं उनको भी वो सहयोग करेगा, ऐसा हमारा है। और प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मोदी जी का विजन है कि बूथ अध्यक्ष मजबूत होना चाहिए और हमारा बूथ अध्यक्ष बहुत मजबूत है। सर, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख है और मंडल अध्यक्ष है, तो ये सभी जो नियुक्त होने हैं, क्या ये सक्रिय सदस्य ही बनाए जाएंगे? हाँ, सक्रिय सदस्य बना जाए। जो सक्रिय सदस्य है उन्हीं को बूथ अध्यक्ष, उसी को शक्ति केंद्र प्रभारी, उसी को पन्ना प्रमुख और उसी को मंडल अध्यक्ष और उसी को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए, जब तक आप संगठनात्मक नीतियों से परिचित नहीं होता, आप कैसे संगठन में काम करेंगे? और जो कैडर पार्टी हमारी बीजेपी है, ये कैडर मुक्त पार्टी, कैडर से काम करती है और एक एक कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान। हमारा नारा है कि सबका साथ सबके विकास की हम जो बात करते हैं, तो हम हर कार्यकर्ताओं का सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जाके, पन्ना तक जाके काम कर रही है। तो ये हमारा कैडर है। सर, जो बूथ और शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख है, आपको लगता है कि इन्हीं की मजबूत भूमिका के कारण भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत कर आ रही है, क्या इन्हीं की ताकत और इनकी मेहनत के बल पर ही चुनाव जीत रही है? देखिए, हम चुनाव जीत रहे हैं हमारे बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख के कारण, क्योंकि हमारा बूथ अध्यक्ष मजबूत है तो एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक वोटर को घर से निकाल के वोट डालने का काम करता है, तो वो है हमारा बूथ अध्यक्ष। और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बूथ अध्यक्ष हैं कहीं न कहीं के। मैं भी मेरे बूथ का अध्यक्ष हूँ और हर कार्यकर्ता जो संजीव है भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का है, वो बूथ अध्यक्ष बनना आने वाले समय में सौभाग्यशाली मानेगा और बूथ अध्यक्ष की हम हर काम को मान लेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कैडर एक पार्टी है, कैडर से काम हो रहा है, कांग्रेस की तरह नहीं हवाबाजी करना, ये करना, वो करना। भारतीय जनता पार्टी जीत का सबसे ज्यादा सर्वे रहा तो बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी और मंडल अध्यक्ष के कारण जीतता है। क्यों? कि वो कार्यकर्ता एक एक घर जाता है। सर, जो विधायक है और जो सांसद हैं लोकसभा के, और तो क्या वो भी बूथ के अध्यक्ष हैं? देखिए, कई विधायक और कई लोकसभा सांसद भी बूथ करते हैं। मोदी जी भी थे बूथ के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ के अध्यक्ष हैं, नितिन गडकरी जी बूथ के अध्यक्ष हैं।
तो ऐसा नहीं है, सब जिनको मौका मिला है वो बूथ अध्यक्ष बने हैं और बूथ अध्यक्ष बनना चाहिए, मैं भी ये कहूँगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हमारा सारा कार्यकारिणी, सारा संगठनात्मक कार्य बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख से है, तभी तो हम चुनाव जीतते हैं। अब हरियाणा में नहीं देखा क्या? हरियाणा में हवा थी, लेकिन हमारा बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जब मजबूत था तो वहां चुनाव निकाल के लाए। ये बहुत अच्छी चीज है। संगठनात्मक नीति के तहत चुनाव जीतने का सबसे अच्छा तरीका हमारा है। भाजपा नेता पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच विकासमुखी है, वे देश विदेश से निवेशकों को भी ला रहे हैं। इसके अलावा 9 दिसंबर को उदयपुर में राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वहीं 13 जिलों की पानी की समस्या दूर करने के लिए पूरी राजस्थान नहर परियोजना पर काम चल रहा है। सर विधायक जी, जो प्रधानमंत्री है उदयपुर आ रहे हैं 9 तारीख को, और राज्य सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। तो इस कार्यक्रम से जो समिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो मुख्यमंत्री विदेशों से देश से ला रहे हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिलेगा, राजस्थान के विकास को कितनी गति मिलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, उसमें आए हैं। असल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, इनका मेन उद्देश्य है कि राजस्थान को किस तरह से उन्नति किया जाए, राजस्थान को किस तरह से अच्छे राज्यों की उस श्रेणी में लाया जाए। और इसके लिए जरूरी है उद्योगपति आए या उद्योग लगाएं। उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। ये बेरोजगार जो बहुत है राजस्थान में, इनकी बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगार दूर होगा तो लोगों की इनकम आएगी तो उन्नति होगी। तो इस तरह से ये जो उद्योग धंधे लगेंगे, अभी भी अलवर में हुआ था राइजिंग राजस्थान, जिसमें अपने भूपेंद्र यादव जी आए थे। तो ये इसमें भी बहुत उद्योगपति आए और उन्होंने बहुतों ने इन्वेस्टमेंट करने का MOU किया है। तो इस तरह से उद्योग लाने से राजस्थान में विकास होगा, यही मुख्यमंत्री जी की सोच है। सर 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल पूरा होने राज्य सरकार का, भजनलाल जी का, और 1 साल में वो इन्वेस्टमेंट समिट पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। 1 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? 1 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और उनकी सोच हरदम विकासशील सोच है। अब जैसे अभी चुनाव हुए, चुनाव से पहले रामगढ़ में ROB का घोषणा हो गई, ROB का MOU हो गया, तो कितनी बढ़िया बात है। हम 1-1 घंटे रामगढ़ में रेलवे ब्रिज जो नहीं बन रहा था, उसमें 1-1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता था। अब वो होगा, उसके लिए MOU हो गया, उसके लिए सारे सैंक्शन होगी, सब काम हो गए, तो ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा ये कि ये ERCP योजना राजस्थान के 13 जिले, पूर्वी जिले जिसमें प्रभावित होंगे पानी लाने के लिए राजस्थान में, वो बहुत बड़ी योजना है। ये 40,000 करोड़ की योजना है, ये 13 जिलों की, जिसमें अलवर भी शामिल है। तो इससे योजना के काम होने से पूरा पानी राजस्थान में अलवर को मिलेगा और उसमें अलवर के पानी के लिए प्राप्ति हो जाएगी, जिससे अलवर की पूर्ति हो जाएगी। सर आपका कहना है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अगर विकास करा रहा। भजनलाल जी की सोच उन्नतिमुखी है, यानी ये चाहते हैं कि अलवर का किस तरह से विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उनमें राजस्थान का तो हो ही, पर अलवर के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अलवर कोर्ट परिसर में कार्यक्रम के दौरान हाल ही बने 3 नए मजिस्ट्रेट का सम्मान किया गया। पुस्तकालय भवन में यह आयोजन संपन्न हुआ। इन मजिस्ट्रेट में नहुष गौतम, मीनाक्षी यादव और पंकज यादव शामिल है। इसके अलावा जिला अभिभाषक संघ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के सदस्यों का शपथ ग्रहण भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह थे। साथ ही कुछ अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा हाल ही नियुक्त लोक अभियोजकों का अभिनंदन हुआ। क्या कार्यक्रम आज जिला अभिभाषक संघ अलवर में जो 2023 में चुनाव हुए थे, उनकी कार्यकारिणी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे यहाँ के DJ साहब हरिंदर सिंह जी थे, और हमारे वकील साथियों के बच्चे, जिनमें एक हमारे यहाँ के कर्मचारी उनका बेटा, एक हमारे साथी अधिवक्ता हैं अशोक वर्मा जी उनके बेटे,
और एक हमारे वकील साथी हैं बहरोड़ के, उनकी बेटी, तीनों का स्वागत किया गया। और जो आज कल नियुक्ति हुई है पीपीएपीपी, उनका भी स्वागत सम्मान किया गया अलवर बार द्वारा। सर्व हिंदू समाज की ओर से 5 दिसंबर को आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता के अनुसार यह रैली दोपहर 2 बजे रोड नंबर 2 स्थित जय कॉम्प्लेक्स परिसर से रवाना होगी और त्रिपोलियम सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और नरसंहार की निंदा करना है। इस रैली में व्यापारी और अनेक संगठन एवं जागरूक वर्ग भाग लेंगे। नमस्कार जी। जो बांग्लादेश में अपने निर्दोष हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, उनको काटा और मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो उसके विरोध में हम कल अलवर में 5 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे जय कॉम्प्लेक्स से घंटाघर होप सर्कस होते हुए त्रिपोलिया होते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर तक पहुँचेंगे और हम एक आक्रोश रैली के रूप में सभी जो समस्त हिंदू समाज की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। सर्दी बढ़ने के साथ ही गजक और रेवड़ी की बिक्री तेज हो गई है। काशीराम चौराहा स्थित एक विक्रेता ने बताया कि अब बाजारों में इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई है। गुड़ और पिस्ता से बनी गजक की भी खासी मांग है। वहीं सर्दी में यह उत्पाद स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी रहते हैं। अच्छी बिक्री का रेस्पॉन्स आ रहा है ग्राहक का, और गजक, रेवड़ी, तिलपट्टी, मूंगफली की चिक्कियाँ काफ़ी डिमांड आ रही है पहले से। कब से कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ पर 5 ईयर्स हो गए। किस किस चीज़ से बनाते हैं आप? तिल गुड़ का मिश्रण रहता है, इसमें इलायची पिस्ता डाल के बनाते हैं स्पेशल वाली। मैन स्पेशल किस तरह की ज़्यादातर बिक्री होती है इससे? तो ज़्यादातर की तिल की गजक की होती है, जिसमें तिल गुड़ और इलायची पिस्ता का स्वाद होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने भाजपा पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों को बेवजह विवाद में लाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम और पंचायत के चुनाव समय पर नहीं करवाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस नेता यादव ने कहा कि भाजपा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि देश में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने की जरूरत है। सर, जिस तरह से देश में जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं, दरगाह हैं, तो उनकी एक जांच हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश के मामले हों, चाहे राजस्थान के अजमेर का दरगाह हो, तो इस तरह के मामले हैं। और जब ये जांचें होंगी, कहीं मंदिर निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा, लेकिन इस पर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। कई जगह हिंसा भी हो रही है और मामला तनावपूर्ण है, शांति भंग हो रही है। देश में एक स्थिति जो है वो आपसी भाईचारा कमज़ोर हो रहा है। इस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ। आपने बहुत सही अपना वक्तव्य अपनी भावनाओं को मेरे लिए पूछा है। देश हमारा आज़ादी से पहले बहुत शांति से चल रहा था। आज देश को 60 साल 75 साल हो गया आज़ाद हुए, तब भी शांति से चला आ रहा था। लेकिन मात्र ये पिछले 10 साल के जो पीछे की जो मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ प्रशासन चला है देश के अंदर, तब से ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बंटवारा की तरफ भाग रहे, अशांति माहौल बना दिया। क्योंकि देश आज़ादी के समय में भी क्या मुसलमानों ने योगदान नहीं दिया? क्या दूसरी ईसाइयों ने योगदान नहीं दिया? सिखों ने योगदान नहीं दिया? क्या हिंदू ने थोड़ी आज़ाद करवाया था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी तहजीब है। हमारे देश के अंदर जो रहते हैं वो सब शांति से रहते आए। तो आज क्या बात हो गई, ये बार बार मस्जिद को तोड़ करके मंदिर की बात करेंगे, मंदिर को तोड़ करके मुसलमानों को भड़का करके वो मस्जिद की बात करेंगे। ये भाईचारा को व्यवस्था की तरफ ले जा रहा है ये सरकार। क्योंकि सच्चाई जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठता है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो विचारधारा है वो भी सरकार के हक में आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान बने हुए हैं वो भी सरकार ने अडॉप्ट कर लिए। तो जहां सरकार जो कहती है वो ही हो रहा है। इसलिए ये मैं समझता हूँ ये भाईचारा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ये सरकार लगाई जा रही है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
आरएसएस के जो लोग हैं उनको संवैधानिक पदों पर बैठने की छूट दी है अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से, तो न्यायपालिका में भी काफ़ी आरएसएस के लोग शामिल हुए हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित। देखिए, मोदी सरकार जहाँ जिस स्टेटों में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जिन स्टेटों में है वहाँ पर प्रशासन हावी है, प्रशासन हावी है। अब मैं अपने राजस्थान की बात बता दूं, जब हमारे नगर निगम के चुनाव अभी नवंबर में उनका टाइम खत्म हो गया, प्रावधान बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर क्यों प्रशासन उसके ऊपर हावी हुआ? ऐसे ही पंचायत जो तकरीबन 7,000 पंचायतों के जो चुनाव होने थे अभी जनवरी के अंदर, उसके ऊपर अभी ब्लाइंड हैं, अभी उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, उसके ऊपर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है फाइनल डेट का भाई होंगे कि नहीं होंगे। तो मोदी सरकार के अंदर जिन स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर प्रशासन हावी है, प्रशासन की तरफ ये सरकारें थोप रही हैं, जनता का जो हक है वो प्रशासन के ऊपर थोप रही है। प्रशासन कभी जनता का भला नहीं कर सकता। अलवर जिला कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। इस दौरान मौसमी बीमारियों से लेकर अनेक कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक लेकर दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के अनुसार आयुष्मान कार्ड पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा कुछ कार्यों का जिनका बजट मंजूर होने के बावजूद संबंधित विभाग को नहीं मिल पाया है, इसे लेकर भी विचार विमर्श हुआ। साथ ही 8 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान चलेगा। बच्चों में 100% वैक्सीनेशन करने को लेकर भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग की गई, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी विस्तृत चर्चा कर गई। उसमें मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय रहा उसमें आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और आयुष्मान कार्ड बनाया जाना, इसके अतिरिक्त टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान और उसके टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान और जो अभीम और 15 फाइनेंशियल कमीशन में जो ऐसे संस्थान हैं जिनमें की सैंक्शन आ चुकी है बजट की और लैंड अलॉटमेंट का इशू था, उसको बारे में लेकर चर्चा की गई। उसके अतिरिक्त जो RCH प्रोग्राम है उनकी समीक्षा की गई। उसमें ऐसे जितने भी संस्थान हैं जिनमें कोई डिलीवरी नहीं होती है, 0 डिलीवरी वाली संस्थाएं हैं, जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से ये कहा गया है कि उनमें संस्थाओं में सभी में 15 दिन के अंदर अंदर हमें डिलीवरी स्टार्ट करवानी है। और उसमें क्या क्या गैप है कि वहाँ पर भवन नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या स्टाफ अवेलेबल नहीं है, उसकी पूरी जानकारी हम पूरी फिर से लेकर के, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी जो 44 संस्थान है हमारे उसमें डिलीवरीज चालू हो जाएँ। और उसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ाने पर ध्यान देना है और जो भी वैक्सीनेशन से छूटे हुए बच्चे उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। इसके अतिरिक्त इससे पहले डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग पल्स पोलियो अभियान आने वाला है 8 तारीख को, उसको लेकर भी की गई। इसमें संबंधित BCMOs को सभी को निर्देश दिए गए कि वो आने वाले समय में अपने ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग कर लें और उसके हिसाब से जो 8 तारीख है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कवरेज दें। समाचार में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा से पृथ्वीपुरा सहित अन्य गांवों को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर धूल का गुबार उठ रहा है। इसे ठेकेदार ने 2 माह पहले खोदकर पटक दिया था। अब प्रदूषण बढ़ने से लोगों को अस्थमा की बीमारी भी घेर रही है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा में कल्लाजी गेट से पृथ्वीपुरा बस स्टैंड तक डांबर की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंजूर की थी। टेंडर होने के बाद संबंधित ठेकेदार ने सड़क की खुदाई करवा दी और पटरी को भी JCB से खोद दिया, लेकिन बीच में यह काम बंद करने से उड़ती धूल परेशानी का सबब बन गई है। अब ग्रेव की पाबंदियों के कारण विभाग और ठेकेदार को बहाना मिल गया और लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। विभाग के अभियंता का कहना है कि ग्रेव 4 के तहत कार्य पर रोक के आदेश आए हैं, जबकि ग्रामीण इंद्रमल, आशीष कुमार, रविंद्र सिंह और महेश कुमार के अनुसार यह आदेश बाद में आए थे और सड़क 2 माह पहले ही खोदकर काम बंद कर दिया गया था। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक लोकेश मीणा के अनुसार धूल के कण सांस के साथ अंदर जाने पर फेफड़ों को सीधा नुकसान करते हैं। इससे TB और अस्थमा होने का खतरा बना रहता है।
मालाखेड़ा ब्लॉक के बंदीपुरा पीएमश्री सीनियर स्कूल में साधनों का अभाव बना हुआ है। इसके बावजूद विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का कार्य जारी है। भामाशाहों और सैगल फाउंडेशन ने यहां कुछ क्लासरूम बनाने सहित साधन जुटाए थे। इसके बाद भी पुराने कक्ष को दोबारा बनवाने के अलावा अन्य विकास कार्यों की जरूरत बनी हुई है। मालाखेड़ा नगर पालिका में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अर्ध घुमंतु और घुमंतु परिवारों के जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाए गए। इसके अलावा आधार कार्ड को अपडेट किया गया। तहसीलदार एवं पालिका प्रभारी मेघा मीणा के अनुसार कस्बे में गाड़िया लोहार के भी कई परिवार हैं। सरकार की मंशा के अनुसार इनके दस्तावेज तैयार करवाए गए हैं। उमरेण पंचायत समिति परिसर में बुधवार को घुमंतुओं के लिए कैंप लगाया गया। पंचायत समिति अधिकारी पप्पू राम यादव के अनुसार इन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से शिविर आयोजित हुआ। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। वहीं एसडीएम प्रतीक जुएकर ने बताया कि इस मौके पर कई आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करवाए जा रहे हैं। उप प्रधान महेश सैनी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज यहाँ पे पंचायत समिति उमरेण का जो शिविर लगा है, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जातियों के विविध जो योजना है उनका लाभ दिलाने के लिए, तो यहाँ पे हमने कल सभी गाँव में प्रचार प्रसार किया था। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग भी आए हैं। यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत समिति, सामाजिक सुरक्षा तथा ये सप्लाई डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित है। यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए, जनाधार कार्ड नहीं बने हुए, उनके DOIT के माध्यम से, ई-मित्रा के माध्यम से हम आधार कार्ड और जनाधार कार्ड बनवा रहे हैं। तथा जितने भी पेंशन की स्कीमें हैं, विधवा पेंशन है तथा पालनहार योजना है, इन सभी योजनाओं में उनके फॉर्म हम दर्ज करवा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके जो घुमंतु जाति के प्रमाण पत्र है तथा घुमंतु ID है वो हम बनवा रहे हैं। इनके पास जो भी दस्तावेज़ नहीं है वो दस्तावेज़ हम जनरेट करवा रहे हैं। जो दस्तावेज़ इनको घर से लेके आने हैं उसके संबंध में सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में तथा सभी पंचायत सेक्रेटरी और रेवेन्यू के टीम के द्वारा इनको सूचित कर दिया गया है। ये कैंप आज और कल भी चलेगा, तो आज जिनके भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए या कार्य नहीं हुए उनके कल इनको हाथों हाथ इसी कैंप में दिए जाएंगे। तथा रेवेन्यू के भी जो भी काम पेंडिंग है, जैसे म्यूटेशंस पेंडिंग है या फिर जो भी अन्य काम पेंडिंग है, वो भी इसी कैंप के द्वारा किए जा रहे हैं। आज घुमंतु जातियों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से शिविर लगाया जा रहा है। इसमें इनके जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। सभी 33 ग्राम पंचायतों में? हाँ, अपने जो घुमंतु जातियाँ 4-5 ग्राम पंचायतों में ही है, सब में नहीं है। हाँ, जहाँ भी हो। हाँ, जहाँ भी है वो सब लोगों को यहाँ पे बुला करके नहीं, उनके जो विशेष लाभ इस योजना के तहत दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, ऐसे कार्ड बना करके भी लाभ के लिए पात्र इनको बनाया जाए। जिले में कई स्थानों पर लाल प्याज खेतों में तैयार है, लेकिन इसे ओस से बचाना आसान नहीं है। ऐसे में अकबरपुर क्षेत्र में खेत से निकाली गई प्याज को किसान सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे इसे मंडी तक गीला हुए बिना पहुंचाया जा सके। इन दिनों कई जगह प्याज के ढेर खेत में रखे हुए हैं। इन्हें पारदर्शी पॉलीथीन से किसानों द्वारा ढका जा रहा है। शाम को 6 बजे बाद ओस बहुत मात्रा में पड़ रही है पत्रकार महोदय। इस कारणवश यहाँ पे पन्नियों का पैर में हमको प्याजों के ऊपर ढका जाता है कि इसके ऊपर सीधा पानी ना पड़े और ये प्याज खराब ना हो। अच्छा, नमी की वजह से खराब होती है? नमी की वजह से ज़्यादा खराब होती है। नमी नहीं पहुंचेगी तो प्याज खराब नहीं होगी। सूखी इसमें आज जो सूख है वो बनी रहेगी। सर्दी अब कितनी पड़ने लगी? वो सर्दी रात में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ रही है। हालात ज़्यादा ख़राब कर रखी है। दिन में मालिक की कृपा से धूप सही है, इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर मैनेज हो रहा है, प्याज थोड़ी बहुत बन पा रही है। अन्यथा अगर दिन में भी थोड़ा सा हाल ख़राब होता, कोहरा होता, तो प्याज बनना संभव ही नहीं था। जाटोली ग्राम पंचायत में जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में ट्यूबवेल सूख रहे हैं और खेती करना मुश्किल हो गया है। साथ ही पीने का पानी भी टैंकरों से मंगवाना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि रात में लाइट आने पर वह खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी लाते हैं, लेकिन जल स्तर कम होने के कारण ट्यूबवेल से गंदा पानी बाहर आ रहा है। वहीं इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना का भी कोई लाभ नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? जफरुद्दीन। बताओ जी, कैसा पानी आता है? गंदा पानी आवे, यही पीरा पानी ना है। कहाँ से आता है पानी? नदी में से। नदी के पास बोर कटा। हम गंदा पानी पी रहे पूरे गांव का? कितने? हाँ, यही पीरे गाँव भी आधो गाँव पिए। लाइट आती है तभी आता है पानी? लाइट आवे जब तभी आवे पानी। सरकारी टंकी सूखी पड़ी 2-3। खेतन में क्या है? खेतन में ना हो कुछ नहीं, सरसों चना ही बोल।
चिकानी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर से वैष्णो देवी, ज्वालाजी, नगरकोट और चिंतपूर्णी के लिए धार्मिक दल रवाना हुआ। दुर्गा मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले इस मंदिर में प्रणाम कर अनुमति ली जाती है। वहीं उपाध्यक्ष पप्पू कुमार के अनुसार श्यामलाल प्रजापति सहित अनेक श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। इस मौके पर कमेटी संरक्षक गिरिराज प्रजापति, महामंत्री सुरेश यादव, सचिव अनिल जांगड़, प्रचारक अमित कुमार और मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा सहित ग्रामीणों की भी मौजूदगी रही। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद पर डॉक्टर हुकुम सिंह को नियुक्त किया गया है। वे शहर के राजर्षि कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं और संस्कृत के विद्वान हैं। वहीं डॉक्टर हुकुम सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा को साफा पहनकर आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने और इस वर्ग को कांग्रेस को जोड़ने का काम करेंगे। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही होने के नाते पार्टी आला कमान का हृदय से, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय भंवर साहब, माननीय नेता प्रत्यक्ष जूली साहब, माननीय डोटासरा साहब और माननीय मेरे अनुज योगेश जी, इन सब का मैं एतदर्थ आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनका हमेशा मेरे साथ वरद हस्त रहा है सिद्ध साहब का। पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे अब आप? देखिए, अब ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का दायित्व मुझे मिला है, तो मैं समझता हूँ कि अगर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सही मायने में कार्य करने लग जाएगा तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हो जाएगा और पार्टी की जो मूल भावना है, जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, उसको हम समाज तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि समाज में एक बदलाव आएगा और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो देश की आत्मा है, उसके प्रति लोगों को पुनर्मूल्यांकन करना होगा अपने आप का और इस पार्टी से जुड़ने के लिए हम निवेदन करेंगे समाज से, मेरा ऐसा मानना। आरआर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर हुकम सिंह को आपने पार्टी का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है, पार्टी का जिला अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे सबके नेता सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का ये मन था कि कोई पढ़ा लिखा समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बने। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, दोनों का भी मन था कि कोई ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार बने। तो पीजी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? तो भंवर साहब के, जूली जी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी के निर्देशानुसार इनको हमने कल अलवर जिले का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और उसमें इनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। ये वास्तव में इस लायक है, इनकी जो कार्यशैली है, पार्टी के प्रति जो समर्पण है, तो ये हकदार हैं इस पद के। और मैंने निवेदन भी किया है हुकुमचंद जी से कि आप अपनी बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्यकारिणी बढ़ाएं और इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को बिल्कुल एकदम एक्टिव कर दें, ऐसा लगे कि जिले में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ कांग्रेस जिंदा है। खैरतल की नई अनाज मंडी में अस्थायी प्याज मंडी लग रही है। बुधवार सुबह यहां किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने निरीक्षण किया, साथ ही किसानों से उनकी समस्याओं और यहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। काश्तकारों का कहना था कि उन्हें प्याज के उचित दाम मिल रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। यहाँ के मजदूर काम करें, दिल्ली में होते दिल्ली के मजदूरों को पैसा मिलता, इसलिए मजदूरों को भी बहुत तगड़ा फायदा हुआ है। फिर मैं पूछते रहता हूँ भाई कितना कमा लाया, कितना कमा लाया, अच्छी कमाई रही और किसानों को भी अच्छी कमाई रही। बहुत से लोग बाग वहाँ जाने आने का फायदा मिल गया और बहुत से ये है बीच वहाँ एक बंदोबस्त करते थे, वो बहुत तगड़ा खतरनाक था हमारी निगाहों में। अब पता नहीं क्या कर दे, हो गया छोड़ के ये हालत हुआ की थी, वो हालत समाप्त हो गई। खुलेआम यहाँ बोली लग रही है, खुलेआम लोग बाग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं और सबसे तगड़ी बात तो किसान वर्ग को बहुत भारी फायदा भी हुआ है, मजदूर वर्ग को सबसे तगड़ा फायदा हुआ है।
यहाँ ये पैसा सारे के सारे दिल्ली के लोगों को पास जाता, वो बच कर के आज यही है। किसान को भी ज़्यादा पैसा मिला है कि हर मजदूर वर्ग को ज़्यादा। शमशान घाट में चिता पर रखे शव को पियर पक्ष की आपत्ति के चलते हटाकर पुलिस ने दाह संस्कार रुकवा दिया। यह घटना खैरतल की है। जानकारी के अनुसार व्यापारी कुड़ीराम की 75 वर्षीय पत्नी संतरा देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। परिजन अंतिम यात्रा में शामिल होकर शमशान घाट पहुंचे, लेकिन इसी दौरान पियर पक्ष के लोगों ने पहुंचकर दाह संस्कार नहीं करने दिया। आखिरकार पुलिस ने सैटेलाइट अस्पताल में मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया। पियर पक्ष ने उनकी बहन को परिवार में 15 सालों से बंधक लगाकर रखने और क्रूरतापूर्ण बर्ताव की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में अलवर निवासी ब्रजलाल गुप्ता ने अपने जीजा, भांजे और उसकी पत्नी पर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी बहन की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गई और आनन फानन में दाह संस्कार का प्रयास किया गया। बड़दोमेव कस्बे में दीक्षार्थी कनिष्का जैन ने बुधवार को दीक्षा लेने के लिए जोधपुर प्रस्थान किया। पालीवाल जैन समाज के महामंत्री बालकृष्ण जैन ने बताया कि 20 वर्षीय दीक्षार्थी कनिष्का को ढोल बाजों के साथ विदाई जुलूस के रूप में चंदा जैन की धर्मशाला से जैन नसियाजी मंदिर तक ले जाया गया। यहाँ उन्होंने संयम पर एक भजन सुनाते हुए सभी से मन, वचन और काया से क्षमा याचना की। साथ ही समाज के लोगों ने भी दीक्षार्थी से क्षमा याचना की। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे उन्होंने जैन नसिया जी से जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। गौरतलब है कि कनिष्का जोधपुर में एक समारोह के दौरान सांसारिक वैभव का त्याग कर साध्वी बनेंगी। दीक्षा लेने जा रही दीक्षार्थी कनिष्का बहन को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में समाज के और ग्राम के सभी लोगों ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। सभी की आंखों में गम था, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी थी कि दीक्षार्थी बहन सभी सांसारिक मोह माया को त्याग कर जोधपुर में दीक्षा लेने जा रही है और एक वैराग्यन, एक सत्या बनने जा रही है, जो समाज को बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने वाली है। रामगढ़ क्षेत्र के नाड़का, कालाकांकर और नंगला बजीरंगा स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को जर्सी प्रदान की गई। सर्दी में जर्सी पाकर इन बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर संस्था के सक्रिय सदस्य मजीद, ठेकेदार नूर मोहम्मद, आसमदीन, शहजाद, शरीफ खान, सतविंदर, राजन सिंह और समीर आदि मौजूद रहे। सेवा साथी फाउंडेशन के द्वारा हमारे बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनको आज जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया गया है। उसके लिए मैं हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से सेवा साथी फाउंडेशन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। निजी स्कूल संचालकों ने परीक्षा शुल्क के विरोध में रामगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बोर्ड निदेशक के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। स्कूल शिक्षा परिवार के ब्लॉक अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल के अनुसार कक्षा 9 से 12 की परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाती थी। इस बार परीक्षा का आयोजन राज्य स्तर पर किया जा रहा है और परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अनावश्यक भार नहीं डाले जाने की मांग उठाई जा रही है। ज्ञापन देने के दौरान मुरारी दहिया, तेज सिंह, गणेश मेहंदीरत्ता, किशन सिंह, अंशु जैन, चंद्र प्रकाश शर्मा, मुबीन खान, सतीश पचौरी और विक्रम आदि की उपस्थिति रही। इस दौरान क्रीड़ा शुल्क से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया। रामगढ़ थाना परिसर में एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने सीएलजी के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान सदस्यों ने साइबर मामलों सहित अन्य बढ़ते अपराधों को लेकर अपने सुझाव दिए। व्यापारी दीपक अग्रवाल ने मुख्य बाजार में वाहन चोरियों को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया। बैठक में बाबूलाल जांगड़, आस मोहम्मद, सरपंच शौकत खान, प्रीत सिंह, धरू सिंह, जवाहरलाल तनेजा, राकेश सतीजा, पत्रकार और पार्षद प्रतिनिधि अमित भारद्वाज एवं महेंद्र गोपालिया आदि उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कीम 2 के पास कारों की जोरदार भिड़ंत में 6 हुए गंभीर रूप से घायल। एयरबैग खुलने से बची जान। स्कीम 10 और बांसुर के हैं निवासी। प्याज का भुगतान लेकर लौटते किसान का 1 लाख से भरा बैग हुआ पार। अग्रसेन सर्किल के समीप हुई वारदात। खाद्य निगम कर्मियों ने नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। बेमियादी धरने की भी दी चेतावनी। और लगातार पगमार्क मिलने के बावजूद राजर्षि कॉलेज में नहीं मिला पैंथर। आसपास के लोगों को बना खतरा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।